नमस्कार साथियों, हमारे साथ आशुतोष पाठक जी हैं, बनारस से जुड़े हैं। और आशुतोष पाठक एक्टर, फ़िल्म मेकर होने के साथ-साथ जो है बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी हैं। इतिहास और सिनेमा उनके विषय हैं जो उनकी रुचि के भी हैं और जिसमें वो एक अच्छा खासा दखल रखते हैं। श्याम बेनेगल साहब के साथ में उन्होंने काम किया है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सत्यजीत रे पर और हम लोग साथ में ही थे उसमें। तो श्याम जी के साथ में, श्याम बाबू के साथ में आशुतोष जी के बड़े गहरे और अच्छे संबंध रहे हैं, कई मुलाकातें रही है। तो हम आशुतोष जी से 2 चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इसमें, कि व्यक्तिगत रूप से जब वो उनसे मिलते थे, तो उनका व्यक्तित्व किस तरह से वो देखते रहे हैं, क्योंकि युवाओं के लिए हमेशा श्याम बेनेगल जो हैं बहुत ही सहायक रहे हैं, हमेशा आगे बढ़कर गाइडेंस करने वाले रहे और साथ ही उनका सिनेमा वो जो अपनी एक वृहद विरासत छोड़ के गए हैं। आशुतोष जी उसे कैसे देखते हैं, हम उस पर भी इस बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस बातचीत। दर्शकों को भी शाम मेरा बा नमस्कार। जी। रवि जी आपको भी नमस्कार। कल शाम को 23 दिसंबर को संयोग की बात ये थी कि अचानक मुझे मेरी लेटेस्ट फिल्म जो अभी एक मैंने डॉक्यूमेंट्री की है, खेसारी दाल कल आज और कल, जी। उसका सेंसर सर्टिफिकेट कल मुझे मिला। ओके। और मैं ये सोच ही रहा था कि मैं अपने फर्स्ट व्यूअर जो मेरी फिल्म के पहले दर्शक हैं उनसे संपर्क करूंगा 1-2 दिन में, ताकि मैं उनको दिखा सकूं। और ये खबर आई कि श्याम बाबू नहीं रहे। श्याम बेनेगल को श्याम बाबू के नाम से हिस्ट्री जानती है। और आपको बताता चलूं कि मेरे लिए पर्सनली वो मेरी फिल्मों के फर्स्ट व्यूअर थे। जब से मैंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई तब से अभी तक जितनी भी फिल्में हमने बनाई, सबसे पहले दर्शक श्याम बाबू होते थे। श्याम बेनेगल का जाना मेरे लिए ही नहीं, लगभग हमारी पीढ़ी के, आपके, हमारी पीढ़ी के सारे फिल्म मेकर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो पितृपुरुष, समझिए कि फादर फिगर थे। और ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा कोई अभिभावक, कोई मार्गदर्शक, कोई शुभचिंतक, कोई अध्यापक, कोई स्नेहिल रिश्तेदार, मतलब एक जिसका साया बड़ा भारी भरकम जिसकी प्रेजेंस होती थी, वो चले गए। तो भावुक भी हूं मैं इन क्षणों में। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी उनसे बहुत गहरा था, बहुत आत्मीय था। उनसे पहली मुलाकात भी बहुत अविस्मरणीय है। तो जी। आज 2024 है, 2024 वर्ष, मतलब ये सदी शुरू हुई और उनसे रिश्ते मेरे शुरू हुए। 24 वर्षों का रिश्ता रहा। कैसी थी आपकी पहली मुलाकात उनसे? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि युवाओं से वो बड़े स्नेह से मिला करते थे और बहुत जो लोग बाहर से आते थे उनको प्रॉपर गाइडेंस भी करते थे और बहुत ईमानदारी से, बड़ी साफगोई से उनकी बातें होती थी और बड़े सहज थे वो। आपकी पहली मुलाकात कैसी रही? सन 2000 ईस्वी में मैं पहली बार जब मैं मुंबई पहुंचा, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि अगर किसी से मिलूंगा तो वह है श्याम बेनेगल जी। चूंकि मैं बाहर से गया था और बहुत बड़े नाम थे वो, और उनकी फिल्में देखते हुए हम बड़े हुए थे। और बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखी थी उनकी, कॉलेज लाइफ में 2-4 फिल्में तो देखी थी, लेकिन जिन फिल्मों को देखी थी उससे हम चमत्कृत थे। क्योंकि पहली बार जब उनकी फिल्मों से कोई टकराता है, उनकी फिल्मों को देखता है, और हम जैसे छोटे शहरों के लोग जिनको जो फिल्म के रूप में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ढिशुम ढिशुम वही जानते हैं, तो पहली बार जब उनकी फिल्मों से सामना होता है तो ऐसा लगता है कि अरे, फिल्में ऐसी भी होती हैं। या तो आपका रिएक्शन ये आएगा कि आप सो जाएंगे या भाग जाएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता एकदम से सरपट रहेगी, तो फिर दोबारा उधर नजर नहीं आएंगे। ऐसे दर्शक थे हम लोग के साथ। मतलब इंडियन सिनेमा, अरे चलो यार, इसमें न मार धाड़ है ना हीरोइन है, क्या है यार, ये कैसे लोग हैं, यहाँ तो रोना धोना चल रहा है, यहाँ तो गरीबी दिख रही है, यहाँ तो वही समस्याएं दिख रही है, हीरो जैसा लग ही नहीं रहा है, कौन है यार ये कौन हीरोइन है। लेकिन जरा सा भी जिसमें बौद्धिक क्षमता थी, उस फिल्म को उनके चमत्कार से नहीं आ पाता था। वो रियलिस्टिक मूवी के जो पैरेलल सिनेमा की शुरुआत है, वो सिनेमा को तो खैर पहली मुलाकात की बात हो रही थी, तो मैं चमत्कृत तो था। बाद में बात होगी उनके इंपॉर्टेंस पे हम लोगों में।
लेकिन पहली बार मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलूंगा जरूर। अब मुंबई शहर बहुत बड़ा शहर, और आदमी शुरू शुरू पहुंचता है तो शहर को समझने में लग जाता है, इंडस्ट्री को समझने में, लेकिन उसके साथ मैंने ये जारी रखा कि मैं श्याम बाबू से मिलूंगा। कई लोगों से मैंने उनके नंबर उम्र मांगे तो बोले कि अरे यार वो श्याम बेनेगल का नंबर डायरी में से निकालो, बात करो। फिर मैं टाल देता, लेकिन एक दिन होते होते 4-5 लोगों ने कर दिया तो मैंने वो फिल्मी डायरी से उनका नंबर निकाला, और 1 रुपए के सिक्के वाला, अब ये पीढ़ी मुंबई में शायद ये पीढ़ी उससे भी अनजान है, वो क्वाइन फोन जो था बांद्रा स्टेशन से मैंने लगा दिया। मुझे लगा कि बांद्रा में ही होगा उनका ऑफिस कहीं, तो बांद्रा स्टेशन से मैंने उनको फोन लगाया, और संजोग ऐसा कि उस लैंडलाइन को श्याम बेनेगल नहीं उठाया। ऑफिस का नंबर था, मैंने हेलो किया, मैंने कहा श्याम बेनेगल जी का ऑफिस है? तो हाँ। मैंने कहा कि आप बात कराएंगे क्या उनसे? तो बोल रहा हूं। मैंने कहा अरे, मैं और थोड़ा सा सक पाया, लेकिन ठीक है, लेकिन सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरा परिचय पूछा, मैंने बताया कि आशुतोष पाठक मेरा नाम है, बनारस से आया हूं, क्यों मिलना चाहते हो? तो मेरे पास वजह ये थी कि एक डॉक्टर देव एक साहित्यकार हैं बनारस के, उन्होंने आते जब मैं मुंबई जा रहा था तो उन्होंने एक थाती की तरह मुझे कहा था कि 10-15 वर्ष पहले एक नज्म लिखी थी मैंने मंडी फिल्म के समय, भाग कर कहां जाओगी जिनत जान। मंडी फिल्म देखने के बाद देव जी ने एक नज्म लिखी थी, भाग कर कहां जाओगी जिनत जान। मंडी में स्मिता पाटिल ने जिनत जान नाम के त्वायफ का रोल किया था, और उस फिल्म में जब उस त्वायफ को पता चलता है कि इस लड़के से वो प्यार करती है, वो और वो लड़का एक ही पिता से जन्मे हैं, तो वो शॉक्ड होकर जंगलों की ओर भाग जाती है। उसके बाद उसका कैरेक्टर खत्म हो जाता है, लेकिन उस कैरेक्टर के आगे का ये नज्म है कि भाग कर कहा। तो मैंने कहा कि सर एक नज्म है जो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, आपकी मंडी फिल्म से रिलेटेड है। अरे वाह, अच्छी बात है, मंडे को आ जाओ। मैं अपना उसके बाद उस दिन रहा होगा वही शुक्रवार, अगले हफ्ते मंडे को आ जाओ, कितना समय लोगे? मैंने कहा कि आप जितना दे दें सर, 20 मिनट 15 मिनट, मैं कम से कम समय लूंगा। तो वो बोले ठीक है आओ। तो 10:30 बजे की जगह मैं 10:15 ही पहुंच गया। भाई एक एक्साइटमेंट और सब तरह का, तो 10:15 पहुंचा तो उनके ऑफिस में कुछ नहीं था, 1-2 लोग थे, खुल तो गया था, सन्नाटा था। तो मुझे लगा कि भाई हर जगह बड़े लोगों के पास ठीक है, 11 बजे 12 बजे कभी भी आएंगे तो बातचीत, तो आज तो मिलके ही जाऊंगा। नहीं भी आते हैं, मैंने सुना था कि भाई फिल्म वाले बहुत लोग बुला लेते हैं, भूल जाते हैं। उनका मतलब टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि 10:25 तक कोई नहीं था उनके ऑफिस में। 26वें मिनट वो इंटर करते हैं, अचानक 2-3 लोग पहले से ऑफिस में धीरे धीरे आ चुके थे, और उन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सीधे अपने चेंबर में जाते हैं। 10:27 पर बेल बजाते हैं। 28 मिनट पर मैं उनके कुर्सी के सामने, 29वें मिनट पर मुझसे परिचय। लेकिन उन्होंने मुझे चेहरा देख के समझ गया कि ये नर्वस है। मैं छोटी जगह से गया था, श्याम बेनेगल जैसे वटवृक्ष को पहली बार अपने नजदीक देख रहा था। लगा कि चाय पिया है आशुतोष तुमने? मैंने कहा नहीं, मैं चाय नहीं पीता सर। तो कॉफी पियोगे? नहीं, पीऊंगा। तो इतने ही बड़े कॉफी मग में उन्होंने मेरे लिए कॉफी मंगाई, बहुत शानदार गर्मा गर्म, ठंडे, यही महीना था दिसंबर का। कहा कि कॉफी लेके आइए। मैंने कॉफी पी। तब तक वो इधर उधर की बात करते रहे, कहां से आए हो, यहां कहां रहते हो, कितना पढ़े लिखे हो, किस विषय में किया। एकदम लगा कि कोई अध्यापक प्रोफेसर से मिल रहा हूं। तो थे ही, बाद में पता चला कि वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रहे थे शुरू अपने सिनेमा में आने के पहले। जी। बहुत इंटेलेक्चुअल। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कॉफी खत्म किया तब तक मेरा नर्वसनेस उन्होंने दूर कर दिया था, जरा सा भी नर्वस मैं नहीं था। बोले कि अब शुरू किया जाए, और मैंने पूरे पैथोस के साथ वो जो नज्म थी वो मैंने पढ़ दिया, और वो एकदम भाव विभोर होके बहुत शांत और मुग्ध भाव से उसको सुनते रहे। फिर कहा कि बहुत बढ़िया आशुतोष, बहुत अच्छी नज्म है। उसका एक कॉपी रख लिया। फिर उन्होंने कहा कि आप उन्होंने समझ लिया कि मैं एक्टर हूं। बोले और क्या बताओ? मैंने कहा कि सर आपकी फिल्म में काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा?
कौन सा ऐसा काम, कौन सी ऐसी योग्यता होती है जो आपकी फिल्मों में काम मुझे मिली। उन्होंने कहा कि अपनी मुद्दे की फोटो दे बात। दो, और बायोडाटा उन्होंने ले लिया और अपनी विशेष फाइल में रख दी। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि आशुतोष, फिल्म क्षेत्र में संघर्ष लंबा चलता है, तो कोई लाइवलीहुड जरूर खोज लेना जिससे कि यहां टिके रहो। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, तुम एक छोटे शहर के एक मिडिल क्लास के फैमिली से आए हो, तो यहां जीविकोपार्जन का भी एक साधन खोज लेना। मैंने कहा कि बिल्कुल सर, और टच में रहना। और बहुत स्नेहिल, बहुत बढ़िया से उन्होंने दरवाजे तक छोड़ा मुझे। और वो जो उनका जो पहली स्मृति है उनसे मिलने का, वो एकदम से अविस्मरणीय है। अभी भी लगता है कि अभी अभी मिलके निकल रहा हूं उनसे। बिल्कुल। इतनी अच्छी तरह से, इतने सॉफ्ट, इतने एकदम से सभ्य, सुसभ्य, सुसंस्कृत ढंग से मिलते थे वो। आपने जो भी सिनेमा बनाया है उसके वो फर्स्ट व्यूअर रहे हैं, ये बात कैसे आई जी कि आपने जो जी। भी बनाया उनको सबसे पहले दिखाया? हाँ, तो तो ये इस बात कहानी कैसे को आई? आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद हुआ क्या कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपना बाकी का संघर्ष शुरू कर दिया। मैं लोगों से मिलता रहा, श्याम बाबू से भी बीच बीच में टोह लेता रहा, और वो सांत्वना देते रहे। सब लोग जैसे देते थे, ठीक है आशुतोष, तुम्हारे लायक काम होगा तो हम खबर करेंगे। बिल्कुल। लेकिन शायद काम नहीं निकल पाया, कभी निकल भी पाया होगा तो मैं फिर बहुत दिनों तक इधर उधर मैं लापरवाही, वो चलता रहा। लेकिन फिर साल 2014 आया, मतलब 14 वर्ष बीत गया। बीच में कई बार हम्म। सामना हुआ उनसे, मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन एक लंबे अरसे से मिले नहीं थे। फिर करीब करीब 3-4 वर्ष, हम्म। और 14 तक स्थिति ये हुई कि मैं लाइवलीहुड जो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, तो मैं फिल्म पत्रकार भी हो गया। हम्म। कई अखबारों के लिए मैं सिनेमा के लिए लिखने लगा, और जब सिनेमा के लिए लिखने लगा तो मुझे यूनिवर्सिटीज वगैरह में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह में एक सिनेमा के वक्ता के रूप में भी मुझे जगह मिली मुंबई में। और अच्छे खासे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ये गोष्ठियों में मैं बोलता रहा सिनेमा पर। और सिनेमा के फिल्म जर्नलिज्म और फिल्म लेखन के दौरान फिल्म पत्रकारिता होते होते कब मैं फिल्म मेकर में बदल गया मुझे पता नहीं चला। और 2014 का साल मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री डिजाइन की, वो थी रिवाइविंग इमेजरी, जो अभी यूट्यूब पे मिलेगी आप सबों को। जी जी। और वो थी सत्यजीत रे की एक फिल्म पर फोकस्ड, वो फिल्म थी अरण्येर दिन रात्रि। बिल्कुल। उसको फोकस करके बनाई हुई वो फिल्म थी। उस दौरान जब मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा तो पता चला कि श्याम बाबू पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री एक रे पर एक बेस्ड डॉक्यूमेंट्री श्याम बाबू ने भी बनाई है। तो उस फिल्म में श्याम बेनेगल को भी होना ही था। तो उसके रिसर्च के दौरान फिर से मेरा सामना श्याम बेनेगल से हुआ 14 वर्षों बाद। एक बनवासी समझ लीजिए। तो बिल्कुल। 14 वर्ष के बाद जब मिला तो वही उत्साह, वही यूथफुल, वही अनुशासन, उसी ताजगी से मिले। लगा ही नहीं कि 14 साल बाद मिल रहा हूं। और थोड़ी सी वो, चूंकि बहुत बाद में सामना हुआ तो बोली कहां थे आशुतोष? ओ आशुतोष। तो पहली बार उनको पता चला कि मैं पलामू से हूं। तो ठीक। पलामू के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी उन्होंने दी जो मुझे पलामू में रहते नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत बढ़िया काम शुरू कर रहे हैं और इस फिल्म को बनाओ। तो रिसर्च के दौरान गया तो बातचीत हुई, और फिर शूटिंग के दिन आए। जब शूटिंग हम लोग कर रहे थे तो उसमें उनका एक, मेरी फिल्म में आप सुनेंगे भी, उन्होंने कहा है कि मैं जो फिल्म मेकर बना तो रे की फिल्म पाथेर पांचाली देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। और मैंने फैसला किया कि मैं अब सिनेमा बनाऊंगा। और जब सिनेमा बनाना शुरू किया तो पहली फिल्म मैंने अपने, जो भी पहली फिल्म थी, वो रे को ले जाके दिखाई और उनसे राय ली, मार्गदर्शन लिया। और उसके बाद से जब तक वो जीवित रहे सत्यजीत रे, तब तक मैंने अपनी हर फिल्म का प्रथम दर्शक उन्हीं को बनाया। और ये मौका काफी था
मेरे लिए। मैंने इसको लपका, मतलब कोई बहुत चाल की तरह नहीं, लेकिन ये सुनहरा अवसर था। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि सर, आपने तो रे को दिखाया अपनी फिल्म और प्रथम दर्शक बने, तो अब तो रे नहीं है। बोले कि हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तो हमारा जो युग चल रहा है, हमने ना रे को देखा, आपने रे को देखा, उनसे सीखा, उनसे समझा उनको, आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हमारे वक्त में रे नहीं है, हमारे लिए रे आप ही हैं। तो क्या आप हमारी फिल्मों के पृथक दर्शक बनेंगे, प्रथम दर्शक बनेंगे, या फर्स्ट व्यूअर ऑफ आवर मूवी? एक बार शक पकाए, उन्हें लगा कि अरे, चौंके, फिर मुस्कुराए, फिर बोला व्हाई नॉट, बिल्कुल। और उसके जी। बाद उसके बाद जो भी फिल्म बनाते, जी। फर्स्ट दर्शक, आखेट फिल्म भी बनाए तो उसका बिल्कुल। ये पोस्टर रिलीज किया उन्होंने हाँ, हमारी फिल्म का। जी, हम लोग गए थे साथ में पोस्टर देने और फिल्म दिखाने भी गए उनको, उन्होंने बैठ के देखी भी। लगभग तो ये तो आप है हमारी सारी खैर। टीम को, हाँ। पहली फिल्म की टीम जी, भी जी, याद बिल्कुल। होगी उसको। हाँ, तो उसके हाँ, बाद हमें आपको, हम सबों को बहुत स्नेह के साथ, बहुत बिल्कुल। प्यार के साथ हम लोगों को सिखाया भी, समझाया भी, राय भी दी, और हाँ हमेशा जी। उपलब्ध रहे। जी, हमेशा उपलब्ध रहे, और उसी के बाद से वो फर्स्ट व्यूअर रहे। ये सबसे अच्छी बात थी, वो कभी ना नहीं कहते तो थे कि मैं नहीं मिलूंगा। जी, हमेशा आप समय ले लीजिए, समय लेके जाइए। जी, और वो बात सही है कि कितनी देर आपको मिलना है, कितनी देर बात करनी है। मुझे याद है वो उनके पास एक जो डायरी हुआ करती थी, वो सारा शेड्यूलिंग रखते थे उसमें। कितने बजे कौन किससे मिलने आना है, किसको मिलने आना है, कब जाना है। एक उनकी आदत थी कि सेक्रेटरी उनके और हमारे बीच कोई नहीं होता था। आप जो भी हो उनसे बिल्कुल। मिलना चाहते हैं, तो जो बाकी सिनेमा के लोग, बड़े बड़े लोग जो सेक्रेटरी रखते थे, और वो पीए बोलता था कि टाइम देंगे, उसकी मर्जी, उसको टाइम देंगे, लोगों को पता भी नहीं लगने देता था, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, कि किसी ने टाइम भी लिया या नहीं लिया। मतलब बीच में नंदी बैठे होते थे। आज भी बड़े बड़े लोगों के बीच में नंदी, नंदी को प्रसन्न किया तो हाँ। भोले बाबा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यहाँ तो विनेगल साहब एकदम सीधे सीधा संवाद, और मतलब दो चीजें बताई उन्होंने हम्म। सिनेमा के बारे में। कॉन्सेप्ट आमतौर पे देहातों में, एकेडमिशियंस में, मतलब लेमैन से लेकर और इंटेलेक्चुअल्स में एक इमेज होती है, यार यार पढ़ लिख के सिनेमा में क्या करने जा रहे हो, इतना पढ़ाई किया, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट बीएचयू में पढ़े, अब फिर सिनेमा में। रे ने बताया कि पढ़ाई लिखाई, इंटेलेक्ट, एकेडमिक डिग्री और लर्नेड होने का क्या इस्तेमाल सिनेमा में है। सिनेमा को उन्होंने सही रिच बात। किया, सिनेमा को उन्होंने एकेडमिक किया, सिनेमा को उन्होंने बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद कीजिए, जी। जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद रे का डिस्कवरी, ये वेनेगल का डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिए आप। उन्होंने आपको सबों को पता होगा कि धर्मवीर भारती जी ने जब देखा सूरज का सातवां घोड़ा, हम्म। तो श्याम उसके बेनेगल ने प्रीमियर थे। बनाई उनके नॉवेल पर फिल्म। जी। जी, दर्शकों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं हो तो बताएं हैं कि प्रख्यात साहित्यकार धर्मवीर भारती की बहुत चर्चित कृति है सूरज का सातवां घोड़ा। बहुत ही रोचक, बहुत ही अनूठा अपने रचना के, उसका जो प्रक्रिया है और उसका जो स्टाइल है लेखन का, उस किताब का बहुत रोचक और बहुत स्टाइल का है। उस पर जब फिल्म बनी सूरज का सातवां घोड़ा, तो श्याम बेनेगल ने बनाई, तो शायद ये अनूठा अवसर था जब धर्मवीर भारती ने कहा निकल के कि इसको कहते हैं इंटेलेक्ट, साहित्य पर सिनेमा बनाना इनसे सीखो। ये वैसी ही फिल्म अगर मैं भी बनाता अपने साहित्य पर, तो ऐसी ही फिल्म बनाता। तो इतना प्रसन्न थे वो अपनी कृति को पर्दे पर उतरते देख के। देखिए, श्याम बेनेगल ने करीब 2 दर्जन फिल्में बनाई है, लगभग इससे दोगुनी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। तो इंटेलेक्चुअल तो थे वो, और एड फिल्मों की दुनिया से आए थे, एड एड की दुनिया से आए थे। तो वाकई मतलब एक पूरा बौद्धिक फिल्मकार थे, लेकिन उनकी बौद्धिकता वो बहुत डराने वाली नहीं थी कि वो अपने बौद्धिक आतंक से डराएं किसी को। वो
उस समाज के अंदर की, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस तरफ जो है हिंदी का सिनेमा नहीं देखता है, जो पॉपुलर सिनेमा है, उस दुनिया में जाके वहां के किरदारों को लेके आते थे और वो फिल्म बनाते थे। रे साहब की जो छाप है, वो जो सोच को लेकर, मेकिंग को लेकर नहीं, उनकी मेकिंग की टेक्निक्स अलग हैं, इनकी अलग है, लेकिन वो सहजता, सरलता जो है और उस तरह के किरदारों को पकड़ना, सरल कहानियों को लेकर आना, वो श्याम बेनेगल साहब के यहाँ बिल्कुल दिखाई देता है। और मुझे याद है उनकी अंकुर जो है, वो उनकी मंथन, उनकी मंडी, वहां से लेकर आप भूमिका, जबरदस्त फिल्में हैं। निशांत, जुनून, उनकी फिल्म निशांत, ये फिल्म निशांत है, जुनून है, भूमिका, यहाँ भूमिका तो मतलब शानदार फिल्म है। वहां से लेकर मतलब वेल्डन अब्बा तक आप चले आइए, एक के बाद एक, मंडी, बिल्कुल। तो वो बड़ी सरलता जो उनके कैरेक्टर में थी, वो उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती। आपको क्या लगता है उनकी फिल्में देखते हुए? उनकी फिल्में जो हैं, उनकी फिल्में सबसे पहले तो सिनेमा का जो सबसे बड़ा जो मदर आर्ट है, जहां से सिनेमा को निकलता दिखता है, जो सबसे बड़ी समानता रे और श्याम बेनेगल में है, वो है कि इनकी अधिकांश, क्या लगभग सारी फिल्में जो है वो लिटरेचर से निकली हुई है। उन्होंने जो, उनका जो जड़ है वो साहित्य में है, और साहित्य का काम ही है आदमी के जीवन के उन पहलुओं को, उन कोने कतरों को, जीवन के उन दुख दर्दों को, जीवन के उन बिंबों को उभारना, जिनको कि एक आम आदमी की नजर से वो बच गई हो। नहीं तो आप डिशुम डिशुम और गाना और पेट्रोल पंप पर लड़की से प्यार हो जाना और हाथ पकड़ना लोखंडवाला में और स्विट्जरलैंड पहुंच जाना, तो वो सब फिल्मों से अलग ये जो धारा इन्होंने समानांतर फिल्मों का बेनेगल ने जो खासकर हिंदी सिनेमा में जो जितना कठिन कार्य किया, और आप मैं देखता हूं कि पूरी की पूरी जर्नी में अगर 70 से चलते हैं रेस बेनेगल से, अभी तो जब उनका प्राणांत होता है, फीचर फिल्मों की जर्नी, वो तो उसके पहले जैसे आखिरी फिल्म उन्होंने बनाई जी, आखिरी फिल्म मुजीब बनाई, तो ये पूरी जर्नी में वो इकलौते फिल्म मेकर हैं जिन्होंने व्यावसायिकता या किसी स्टार के सामने सरेंडर नहीं किया। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इनके पैरेलल इन्हीं की उम्र के, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, गुलजार साहब को जरूरत पड़ जाती है जितेंद्र की, धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की, विनोद खन्ना की, हेमा मालिनी की, और तमाम ग्लैमरस चेहरों की, जबकि वो पोएट है और बड़े लिटरेचर पर्सनालिटी हैं, लेकिन उनको जरूरत पड़ जाती है स्टार्स की। लेकिन मैंने श्याम बेनेगल को कभी न देखा न सुना कि अगर जैसे मान लीजिए जुबैदा है, तो जुबैदा श्याम बेनेगल ने किसी को स्टार अप्रोच नहीं किया। जुबैदा खालिद मोहम्मद की फिल्म है और उन्होंने सारा स्टार मैनेज की। या सहारा का सुभाष चंद्र बोस है, जो भी ये ग्रैंडर वगैरह फैलाया, उन्होंने फैलाई। श्याम बेनेगल का जो अपना टेस्ट है, वो बिल्कुल डी ग्लैमराइज्ड सिनेमा को अपने एक सरल रूप में, एक कहानी को उसकी पूरी सरलता से, उसके पूरी ओरिजिनल के साथ कह देना ही सिनेमा मानते थे वो, क्योंकि ओवर ग्लैमराइज्ड, बहुत ज्यादा ग्रैंडर, बहुत बड़ा सेट, उसमें सब कुछ जो सब्जेक्ट है, जो किरदार है, वो दब जाता है। अब जो भूमिका में अमोल पालेकर ने जो ग्रे शेड का रोल किया है, बिल्कुल, जो स्मिता पाटिल ने भूमिका में कैरेक्टर किया है, मुझे लगता है कि वही मंडी की शबाना आजमी और भूमिका की स्मिता पाटिल, ये दो ही फिल्में इन दोनों को वर्ल्ड क्लास की अभिनेत्री के लाइन में खड़ा कर देता है। विश्वस्तरीय अभिनेत्री इन लोगों को एक एक फिल्मों ने ही बना दिया। शबाना आजमी आज अगर वर्ल्ड सिनेमा फैशन, हाँ, अगर प्रतिष्ठित हैं, तो उसमें एक तरफ बहुत सारी और फिल्में, एक तरफ मंडी, तो ये जो पैरेलल सिनेमा जो चला इनके साथ साथ, श्याम बेनेगल के साथ साथ जो फिल्में चली, तो ये सब श्याम बाबू को आप मान सकते हैं कि पैरेलल सिनेमा के वो लीडर हैं।
उसी दौरान प्रकाश झा हैं, उसी दौरान महेश भट्ट भी 2-3 फिल्मों तक हैं, उसी दौरान गौतम घोष भी हिंदी सिनेमा में आते हैं। तो श्याम बाबू पैरेलल सिनेमा के बहुत बड़े लीडर हैं वो, और वो आखिरी तक रहे। उन्होंने आखिरी तक सरेंडर नहीं किया व्यावसायिकता के सामने, ग्लैमर के सामने, चकाचौंध के सामने। ये मतलब वो पूरे 70 के दशक में जो भी समानांतर सिनेमा का जो चला पूरा का पूरा दौर, उसमें गौतम घोष आए, उसमें प्रकाश झा आए, उसमें और भी बहुत सारे नाम हैं। महेश भट्ट भी आए ही शुरुआत में, अर्थ वगैरह फिल्में बनाई, और हाँ, शुरू में सारांश वगैरह सब फिल्में बनाई। तो कहीं ना कहीं समानांतर सिनेमा से प्रेरित थे, रियलिज्म से प्रेरित थे, और उस फिल्में बनाई। बाद में भले वो भटक गए हों, लेकिन श्याम बाबू को कोई भटका नहीं सका। और मुझे याद है कि एक फिल्म डिवीजन के एक छायाकार हैं, हमारे मित्र हैं मुंबई में, तो उनसे मैंने मजाक किया कि भाई फिल्म डिवीजन या एनएफडीसी सारी फिल्में श्याम बेनेगल को और इनको उनको देता है, हम लोग भी हैं लाइन में, हम लोग भी फिल्में बना सकते हैं। और श्याम बेनेगल को बुला के दिया जाता है, और हम लोग चक्कर भी लगाते हैं तो नहीं मिलता है। तो बोला कि नहीं नहीं, श्याम बेनेगल से मतलब नहीं है उनको। श्याम बेनेगल की जो खासियत है ना, वो अगर आप में आ जाएगी तो फिर आपको भी अप्रोच कर लेगी एनएफडीसी या फिल्म डिवीजन। तो मैंने कहा क्या है ऐसा भाई श्याम बेनेगल में? हालांकि मैं श्याम बेनेगल को बहुत प्यार करता हूं, मैं चेक कर रहा था कि कहते क्या है वो। तो उन्होंने कहा कि श्याम बेनेगल की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि श्याम बेनेगल इंडिया है नहीं, वर्ल्ड के उन फिल्म मेकर में से हैं जिनको बेस्ट रिसर्चर कहा जाता है। जो सब्जेक्ट सरकार उनको सौंपती है, बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंट्री या जो फीचर फिल्म, उसको पूरा खंगाल देते हैं वो। उसके रिसर्च का कोई भी पहलू, उनके पास एक बहुत स्ट्रांग लेखन का टीम है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से लेके जितनी भी एजेंसीज हैं जिनको अपना फंड का सदुपयोग करना है, वो श्याम बेनेगल को इसलिए अटैच करती थी, और उनको हमेशा श्याम बेनेगल का पीछा करती थी कि वो बेस्ट रिसर्चर है। और अगर आप उस तरह, तो अभी भी मैं अपनी निजी बातों को मैं बता रहा हूं कि अब मैं जो एज ए फिल्म डॉक्यूमेंट्री मेकर हूं, अगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अगर मैं अपना रोल मॉडल उन्हीं को मानता हूं। और मेरा जो रिसर्च प्रोसेस है, मैं भी कोशिश करता हूं कि एक कंप्लीट रिसर्च, एक मुकम्मल शोध परख ही कोई सब्जेक्ट रखूं सामने, उसका कोई भी एंगल, हर एंगल से देखते हुए। श्याम जी से कई बार इस पर बातें भी हुई हैं, शायद एक बार तो आप भी थे हमारे साथ जी। तो उन्होंने अपनी वर्किंग प्रोसेस डिस्कस की थी हम लोगों से। हमने बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हाँ। और बड़े करीब संजोग ऐसा था कि उस दिन वो खाली थे, और हम लोगों को आधे घंटे कह के उन्होंने 2-3 घंटे समय दे दिए थे आखेट के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आखेट के वक्त, हाँ बिल्कुल, लंबा समय दिया था उसको। हमारे लिए फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट थे श्याम बाबू। सही है। हाँ, हमारे लिए जो फिल्म मेकिंग का कोर्स है, हमारा फिल्म बनाना, उसको ले जाके उनको दिखाना, और उस पर श्याम बाबू का आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट का ठोस वक्तव्य, वो हमारा एक कोर्स हो जाता था। हमारे लिए पूना इंस्टीट्यूट वही थे, हमारे लिए सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट वही थे, हमारे लिए मीडिया स्कूल वही थे। बिल्कुल। और उनको बार बार निश्चित रूप से। और इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा उनके कर्ज से कभी उबर नहीं पाएगा। और उन्होंने जो जितना बड़ा खजाना छोड़ा है हमारे लिए, अगर हम उस खजाने का सदुपयोग करते हैं तो भारतीय सिनेमा आगे भी समृद्ध होता रहेगा। और उनके सिनेमा से भी कई फिल्म मेकर निकलते रहेंगे। जैसे रे से ये वेनेगल निकलते हैं, तो वेनेगल से हमारे जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर निकलते रहेंगे। बिल्कुल सही बात कही आशुतोष जी, कि वो जो अपने पीछे जो ये समृद्ध जो खजाना छोड़ के गए हैं सिनेमा का, वो वाकई हम जैसे लोगों को, और जो हमारे बाद भी आएंगे, उनको लगातार वो प्रेरित करता रहेगा अच्छा सिनेमा बनाने के लिए, वैचारिक सिनेमा बनाने के लिए, और सहज सरल सिनेमा बनाने के लिए, जिसमें आम आदमी की और आम जीवन की जिंदगी जो है सचमुच झलकती है। और हम उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। और आपने इतना समय दिया, और आपने अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है वो उनके साथ शेयर किए,
मुझे लगता है हमारे दर्शकों के भी बहुत काम आएंगी ये बातें। आप आए और आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे किसी और वीडियो में बातचीत जरूर करेंगे। ये आपको भी धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। जी। और हम सब आज श्याम बेनेगल को एक बार फिर से श्रद्धांजलि देते हैं और उनको भावभीनी विदाई, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और एक फिर से एक बड़े फिल्म मेकर के रूप में इसी फिल्म उद्योग में वो उनका जन्म हो और फिर से वो समृद्ध करें। मिलते हैं, चल नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार।